हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब बच्चों का रमजान बहुत अच्छा चल रहा होगा और परसों आपका लास्ट पेपर है फिजिक्स का और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स के क्लास 11th के हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लो, सभी क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर के एमसीक्यूज और मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू होंगे। जो पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो स्टूडेंट पता है आपको, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका आंसर रहने वाला है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहता। ठीक है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का स्टूडेंट्स हमें डायमेंशन फार्मूला पूछा हुआ है। एज वी ऑल नो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो पहले इसका एक्चुअल फार्मूला निकाल लेते हैं। r स्क्वायर को यहां लेके आओ, f r स्क्वायर अपान m1 m2 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, एलएचएस में क्या हो जाएगा डिवाइड, m1 m2 इक्वल टू g। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट पूछनी होती है तो इस फार्मूले से मैं निकाल सकता हूँ। फोर्स यूनिट न्यूटन, रेडियस डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान मास यूनिट केजी होती है, दो मास है तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है। लेकिन हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। ओके, ये फोर्स का था। तो r क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है l, तो r का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर अपान मास वन मास टू, मास का डायमेंशन क्या होता है m, दो मास है तो इसका होगा होगा m स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर से एक मास नीचे से एक मास कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया l1 t माइनस टू l2 अपान m1। m1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, m माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस वन l की पावर वन, l की पावर टू, तो क्या बन जाएगा l की पावर थ्री, बेस सेम पावर एडिड, t की पावर माइनस टू। तो ये रह गया हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m माइनस वन l3 t माइनस टू, m minus 1 L3 T minus 2। It means option number D is our right answer। ओके, इस साल भी आपको एक मार्क्स का डायमेंशन फार्मूला आपसे पूछने वाला है जेके बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन। अगर एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो हमें उसका पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पोजिशन वेक्टर है, इक्वल एरिया और इक्वल टाइम। लेट अस सपोज करो dt टाइम में ये एरिया स्वीप कर रहा है। अब अगले dt टाइम में हमें कहा हुआ है इक्वल टाइम इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है, तो अगले dt टाइम में सपोज अगले 2 सेकंड में ये फिर से वही सेम एरिया स्वीप करेगा। फिर अगले dt टाइम में सपोज स्मॉल टाइम में फिर से ए एरिया स्वीप करेगा, और अगले dt टाइम में अगेन ये कितना एरिया स्वीप करेगा, ए एरिया स्वीप करेगा। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है पोजीशन वेक्टर एक है, सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इक्वल एरिया और इक्वल टाइम में हो रहा है। तो इसका आंसर क्वेश्चन में पूछा हुआ है पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसका कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। आपको पता है वेलोसिटी जो हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। किस पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रहने वाली। इट मींस ऑप्शन जो ए है वो आंसर नहीं होने वाला है। सेकंड ऑप्शन है स्पीड रिमेन कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे डिस्टेंस सपोज करो, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा, जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया यहाँ पे ही है ना। यहाँ पे एरिया सेम, इट मींस जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ही होगा, जितना टाइम यहाँ पे उतना ही टाइम यहाँ पे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर सेम सेम है, इफ सपोज डिस्टेंस यहाँ पे x है, टाइम क्या रहेगा t, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा x, क्योंकि इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा x अपॉन t, और यहाँ पे भी कितना होगा, सपोज डिस्टेंस x है, x अपॉन t। ओके स्टूडेंट, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कर रहा है। इट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, x अपॉन t x अपॉन t x अपॉन t। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट होगी। यस यस स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी बन रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। आगे वाला पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, ये भी क्रॉस है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर डी भी बनता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन लेकर के आओगे आपका आंसर सही रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कीप इन माइंड, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू। वो स्टूडेंट, जब भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर सिंपल यहाँ पे लिखा होता वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब भी एक्सटर्नल फोर्स आ जाए
तो वो किसके इक्वल होती है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है उसमें, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, दैट इज को हम टोटल एनर्जी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मून सिस्टम लाइज। आपको पता स्टूडेंट्स अर्थ बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू मून। सपोज करिए हमारे पास अर्थ और हमारे पास मून है, ठीक है। हमें सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है, अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास कहां होता है। तो स्टूडेंट्स अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहीं विद इन द अर्थ होता है, अर्थ के इनसाइड में होता है, अर्थ के इनसाइड में। सेंटर ऑफ मास बिटवीन अर्थ एंड मून, कीप इन माइंड, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के विद इन होता है। तो विद इन द अर्थ आंसर होगा यहाँ पे, क्लोज टू द अर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। विद इन द अर्थ कोई नहीं है, क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के ही पास में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अर्थ के पास में क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मून, ठीक है। सेंटर मास सेंटर में नहीं होगा, वो थोड़ा सा अर्थ के पास होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास व्हेन अ रिलेशन E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 where सिग्मा इज कॉल्ड, तो स्टूडेंट्स सिग्मा को बोलते हैं हम स्टीफन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टीफन कांस्टेंट। ओके, और स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, जो स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, कीप इन माइंड, वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज 5.6 into 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। आपको अगर वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू लिखनी है। अगर आपको ऐसे यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट आ जाएगी, वो लिखना है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक वेंस कांस्टेंट भी है। वेंस कांस्टेंट, सो कीप इन माइंड, वेंस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय, जो सी ऑप्शन है, वेंस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय बी एंड द वैल्यू ऑफ वेंस कांस्टेंट इज 2.8 into 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। कीप इन माइंड, वेंस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर b and its value is 2.8 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, आपको स्टीफन लॉ और वेन कांस्टेंट लॉ भी आपको आ सकता है, वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, फॉर अ हीट इंजन हैव 100% एफिशिएंसी। अगर हमें हीट इंजन की 100% एफिशिएंसी चाहिए तो क्या होना चाहिए? सिंक का टेंपरेचर 0 होना चाहिए। सिंक पे कोई एब्सोल्यूट टेंपरेचर 0, सॉरी, हां, एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ सिंक इज 0। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में जो टेंपरेचर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सिंक शुड हैव 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, सिंक शुड हैव 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो सिंक शुड हैव 0 केल्विन। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। एमसीक्यू नंबर 9 मॉडल टेस्ट पेपर के हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, कीप इन माइंड, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज by 4 times, then what happen? At constant pressure, temperature must be increased 4 times. So keep in mind, option number C is the right answer. तो इसको आप टिक करके आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम होता है ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये होती है मीन पोजीशन और ये भी होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पूछा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे तो मैक्सिमम नहीं होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर होता है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे उसकी हाइट कम होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, अगर हमें पूछा गया होता पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट, मिनिमम कहां पे होती है? मीन पोजीशन पे, क्योंकि मीन पोजीशन पे हाइट लगभग 0 होती है। अगर हमें पूछा होता काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोशन मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से आता है एक बॉब जो है, इसको बॉब बोलते हैं, पेंडुलम का बॉब, अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है तो तब क्या हो रहा है? मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि मोशन कम हो रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, क्यों? क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, इफ अ बॉब मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला गया होता ये जो बॉब है पेंडुलम का वो एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, एक्सट्रीम से मीन आ रहा है तो आपको पता है ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इससे मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके आगे 10 एमसीक्यू, और आगे मैं आपको बता देता हूं जो मॉडल टेस्ट पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सेक्शन बी के 3-3 मार्क्स के, वो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, सभी क्वेश्चंस को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेक्शन सी के वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, सेक्शन सी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी क्वेश्चंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पढ़ के जाना, सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना ये वाले। नेक्स्ट सेक्शन डी के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पढ़ लेना, आर वाले भी पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरी वीडियो देखोगे जो प्लेलिस्ट में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स क्लास 11th, सभी क्वेश्चन वहीं से सेट होने वाले, सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, जाओ और फोड़ दो।